गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस सेशन हमारा आज रोटेशनल मोशन का है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है रोटेशनल मोशन के। चलिए तो आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए और देखिए कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखो क्या करेंगे, इसको समझिए एक बार। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट l/4 फ्रॉम वन एंड परपेंडिकुलर टू दी रॉड। तो एक रॉड है, तो रॉड के कहां से पास कर रही है? अ पॉइंट l/4 फ्रॉम वन एंड, तो उसके एक एंड से l/4 डिस्टेंस पे ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है, रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट, तो ये हम याद नहीं रखते। हम क्या याद रखते हैं? तो सेंटर के अबाउट याद रखते हैं। सेंटर के अबाउट क्या आता है? ml²/12। और एंड पॉइंट के अबाउट क्या आता है? ml²/3। लेकिन हमसे l/4 पे पूछा है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम एक एक्सिस इसके पैरेलल मान सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, और ये हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/12 होता है। और अगर एंड पॉइंट से यहां एक्सिस की दूरी l/4 है, तो सेंटर से भी l/4 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से एंड पॉइंट की दूरी l/2 होती है। तो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी l/4। और मुझे इस एक्सिस के अबाउट आई फाइंड करना है। सो आई वुड बी ICM प्लस m इंटू l/4 का स्क्वायर। तो ICM क्या हो गया? ml²/12 प्लस ml/4 का होल स्क्वायर, तो ml²/16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 48। 12 इंटू 4 48 होता है, तो 4 आ जाएगा। 16 इंटू 3 होता है, तो यहां से 3 आ जाएगा, और ml² हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7/48 ml²। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहां पर यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। ठीक है, तो ये हमने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसको देख लीजिएगा एक बार और। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए और इसको ट्राई कीजिए। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। देखो क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि अ बॉडी ऑफ मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से रिलीज किया अलोंग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो इधर समझने वाली बात यह है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है तो उसमें प्योर रोलिंग नहीं हो सकती, उसमें रोटेशनल मोशन नहीं आ सकता। रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क चाहिए। टॉर्क कौन प्रोवाइड कर सकता है? फ्रिक्शन, क्योंकि इस बॉडी पे जो mg लगेगा वो तो इसके सेंटर से पास कर जाएगा, नॉर्मल लगेगा वो भी इसके सेंटर से पास कर जाएगा, तो सेंटर के अबाउट दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो प्योर रोलिंग सिर्फ रफ इंक्लाइंड सरफेस पे हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को नोट करना चाहिए। ठीक है, तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दिया है, दैट मींस यहां पे रोलिंग नहीं होगी। ये वैसा ही केस हो जाएगा जैसे एक ब्लॉक चलता है, तो इसका एसिलरेशन, अब रोलिंग नहीं हो रही है तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा? g sin θ/1 + k²/r²। डायरेक्ट एसिलरेशन हम इसमें क्या यूज करेंगे कि एसिलरेशन क्या हो जाएगा? g sin θ। जैसे एक ब्लॉक स्लाइड करता है वैसा ही केस ये आ जाएगा। तो t टाइम के बाद जो वेलोसिटी आएगी इस बॉडी की, तो v = u + at लगा सकते हैं। एसिलरेशन इज कांस्टेंट, u 0 है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट टाइम t इज g sin θ × t। अब क्या पूछा है इन्होंने कि हमें क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट द इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। अब इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv। और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी लाइन ऑफ मोशन की या लाइन ऑफ मोमेंटम की, दिस इज आर परपेंडिकुलर, ये रेडियस के बराबर ही आ जाएगा। अच्छा, रेडियस को यहाँ पे स्मॉल r बोला हुआ है या स्मॉल r दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये स्मॉल r लिख देंगे। तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? इज r परपेंडिकुलर इंटू p। तो r परपेंडिकुलर r के बराबर हो गया, मोमेंटम mv के बराबर हो गया, और v किसके बराबर है? g sin θ t। तो क्या आंसर आ जाएगा? mg sin θ t इंटू r।
तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। ठीक है, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा होता तो डिफरेंट आंसर आता। तो हमें क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखना है। कई बार हम क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिंपली कोई भी स्फेरिकल बॉडी या सर्कुलर बॉडी है तो प्योर रोलिंग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलेंगे अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो उसको मानना है, और प्योर रोलिंग तभी होगी अगर सरफेस कैसा होगा, रफ। स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग नहीं हो सकती है, ये पॉइंट नोट कर ले। ठीक है, कौन से? इंक्लाइंड सरफेस पे। ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होना, कई बार आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है स्मूथ, उस पे हो सकती है। हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर स्मूथ है और उस पे हमने किसी बॉडी को स्पीड दे दी v और ओमेगा दे दिया v/r, तो अब इस पे को ना तो कोई फोर्स लग रहा है ना कोई टॉर्क, तो ना तो इसकी स्पीड चेंज होगी ना ही एंगुलर स्पीड चेंज होगी, तो ये प्योर रोलिंग करती रहेगी बॉडी। ठीक है, तो अगर स्मूथ सरफेस पे किसी बॉडी को प्योर रोलिंग करा के छोड़ दिया तो वो प्योर रोलिंग करती रहेगी, लेकिन इंक्लाइंड सरफेस अगर स्मूथ है उस पे प्योर रोलिंग नहीं होगी अगर सरफेस स्मूथ है। प्योर रोलिंग होने के लिए सरफेस को रफ होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसको भी आप देख लेना एक बार। जो हमने बताया वही है, बस जस्ट ये टाइप्ड फॉर्म में सॉल्यूशन है। चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए, इसको ट्राई कीजिए। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, क्या दे रखा है, एक इंक्लाइंड सरफेस है और फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड सरफेस है, यानी कि स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है। तो स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे पार्टिकल के पास कोई फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो स्मूथ अगर सरफेस है तो इट इज सिमिलर टू अ ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस। तो चाहे स्फीयर है, डिस्क है, कुछ भी, उसको एक ब्लॉक की तरह मान सकते हैं। तो अब इस पे फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो जो नेट फोर्स लगेगा डाउन द इंक्लाइंड वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, और यही नेट फोर्स एसिलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो एसिलरेशन वुड बी g sin थीटा। क्यों? mg sin थीटा बाय मास, एसिलरेशन वुड बी फोर्स बाय मास। तो ये मास से तो कट इंडिपेंडेंट आ गया। अब g हर एक बॉडी के लिए सेम रहेगा, इंक्लाइंड का एंगल हर एक बॉडी के लिए सेम रहेगा, तो आंसर जो एसिलरेशन आएगा वो सभी बॉडीज का सेम आ जाएगा। इसमें नो रोलिंग दी भी हुई है, अगर नहीं भी देते तो हमें ये फ्रिक्शन लेस से समझ जाना चाहिए कि नो रोलिंग मतलब रोलिंग नहीं हो रही होगी, तो ऑल सेम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर डिफरेंट कब आता, ये एक अच्छा सवाल है। आंसर डिफरेंट आता अगर दिया होता कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, सरफेस अगर उसमें फिर रफ नहीं भी दिया होता सरफेस, तो हमें मानना पड़ता कि सरफेस रफ ही होगा, क्योंकि रफ किस में हो सकता है, मतलब प्योर रोलिंग किस में हो सकती है, रफ सरफेस पे ही हो सकती है। तो अगर ये दिया होता कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, एवरी बॉडी इज डूइंग प्योर रोलिंग, तो फिर हमको प्योर रोलिंग वाला एसिलरेशन लगाना पड़ता। उसमें फिर हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस ICM बाय mr², ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगाना पड़ता अगर प्योर रोलिंग दे रखी होती। और प्योर रोलिंग कब होती है, अगर सरफेस रफ होता तब। ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव भी रहना है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इनमें यही होता है कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नहीं समझना, ये हमें भारी नुकसान करा सकती है। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं। मान लो रफ होता, ये जो मैंने बोला कि चलो रफ होता या प्योर रोलिंग हो रही होती, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसी में मान ले प्योर रोलिंग हो रही होती। अब इसमें भी अगर हमें सिर्फ कंपेयर करना होता तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो g sin थीटा सबके लिए सेम आ जाता, ये 1 का फैक्टर भी सबके लिए सेम आ जाता। जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा उसका एसिलरेशन सबसे कम होगा, और मैक्सिमम एसिलरेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम करवा दें हम। तो हम क्या करा दें इस केस में, जो डिनोमिनेटर है वो अगर मिनिमम होगा तो एसिलरेशन मैक्सिमम होगा। अब डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो जाएगा, जब ICM मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास भी सबका अगर सेम मान ले, या ICM बाय mr² मिनिमम हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, ICM बाय mr²। अब ICM सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ये वाला फैक्टर mr² कट जाएगा, 2/5 आएगा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं जिस ऑर्डर में दिए हुए, मतलब इधर लिख देता हूं मैं। सॉलिड स्फीयर का आएगा 2/5, हॉलो स्फीयर का आएगा 2/3, 2/3 mr² बाय mr² करोगे 2/3। रिंग का आता है mr², तो mr² बाय mr² करोगे 1।
तो डिनोमिनेटर जिसका मिनिमम होगा, अब 2/5 कितना होता है 0.4, 2/3 कितना हो जाएगा 0.67 और 1 तो डिनोमिनेटर किसका सबसे मिनिमम है, सॉलिड स्फीयर का, तो उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा। तो अगर रफ सरफेस दिया होता और प्योर रोलिंग की बात करते तो आंसर होता सॉलिड स्फीयर, लेकिन स्मूथ सरफेस दिया है, फ्रिक्शनलेस दिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा सबका सेम होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर होना चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको करने 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, पढ़ने में जितना टाइम लगेगा वही बस टाइम लगना चाहिए। देखो अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो एक सर्कुलर वायर है जिसका मास m है, रेडियस r है, लेकिन किसके अबाउट पूछा है, डायामीटर, डायामीटर मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो रिंग का उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट mr² होता है, डायामीटर के अबाउट कितना होता है mr²/2। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। और आया कैसे था वो हमने देखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, कि अगर मैं इसको I1 मान लूं, इसको I2 मान लूं, ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि रिंग का उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो प्लेन से परपेंडिकुलर है उसके अबाउट mr² होता है। और ये भी रिंग के केस में तो आसान ही है कि इस सेंट्रल एक्सिस से सारा मास बराबर डिस्टेंस r पे है, तो अगर किसी एक्सिस से सारा मास बराबर डिस्टेंस पे होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। और अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 I के बराबर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और सिमेट्री से हम क्या बोल सकते हैं, बाय सिमेट्री, सिमेट्री मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो बाय सिमेट्री वी कैन से I1 और I2 भी बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, I/2। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों का सम I है, I1 I2 का सम I है और आपस में ये दोनों बराबर हैं तो I/2 के बराबर होना पड़ेगा इनको। तो I कितना है mr², तो mr²/2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, A इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए तो एक बार देख लीजिए क्या करना है। क्या दे रखा है, कांस्टेंट टॉर्क टाउ एक्ट्स ऑन अ वेरी ब्रीफ पीरियड डेल्टा टी ऑन अ रोटेटिंग सिस्टम हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो एक तो टॉर्क हमें दे रखा है टाउ है, टाइम दे रखा है डेल्टा टी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई। एंगुलर मोमेंटम, अब हमने क्या देखा था, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, टाउ डेल्टा टी, एंगुलर इंपल्स इज टाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो ही है, तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है एल वो टाउ डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार ये भी एक मिस्टेक होती है कि हम क्या करते हैं, एक आंसर सही आया बाकी को चेक ही नहीं करते हैं। तो खासकर ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन है तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहना। तो ऐसा नहीं कि किसी का ए आ गया तो उसने गलत कर दिया, लेकिन ए आ गया और उसने मार्क कर दिया है और आगे बढ़ दिया तो गलती हो गई। तो जब भी खासकर ये ऑप्शन चेक करो कि ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव टाइप के ऑप्शंस तो नहीं है। कई बार नन ऑफ दी अबव होता है, हमको लगता है यार कुछ नहीं आ रहा, वो तो फिर भी ठीक है, कुछ नहीं आएगा तो हम नन ऑफ दी अबव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक सही आ गया और हमने बाकी चेक ही नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल करेक्ट में अगर ऑल ऑफ दी अबव वाला पार्ट है क्वेश्चन में तो थोड़ा सा अटेंटिव होइए, हमको सारे ऑप्शन चेक करने। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ओके, नो डाउट इन दैट। फिर सेकंड ऑप्शन है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल चेंज बाय। अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के बराबर होता है। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू टाउ डेल्टा टी होता है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, टाउ डेल्टा टी बाय आई। तो एंगुलर वेलोसिटी में इतना चेंज आया, ये भी सही हो गया। अगर दो सही है तो ऑटोमेटिकली तब हम तीसरा इग्नोर भी कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टाइम सेव की बात करें। वैसे हमें निकालना आना चाहिए, लेकिन अगर दो सही हो गए और ऑल ऑफ दी अबव है तो फिर तो यही हो सकता है आंसर ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। फिर हम तीसरे को अवॉइड कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन कम से कम दो तो चेक करने पड़ेंगे ऐसे केस में। अच्छा, थर्ड भी देख लेते हैं। इफ द सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट इट विल एक्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी उसकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ
आई, ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, टाउ स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन आई का स्क्वायर, ये आई से आई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाउ डेल्टा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2i। सो दिस वे वी हैव टू चेक वी कैन चेक ऑल द आंसर्स। लेकिन मेन चीज सीखने वाली है, एक आंसर से बिना बाकी ऑप्शन पढ़े आंसर नहीं देना है, और ऑल ऑफ दी अबव अगर है कहीं क्वेश्चन में तो एक्चुअल आंसर ये हो जाएगा। तो हमें कम से कम 2 ऑप्शन तो चेक करने चाहिए कि 2 अगर सही है तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, और 2 में से एक भी गलत हो गया तो ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं हो सकता। फिर हम देख सकते हैं एक अगर हमारा सही था तो वो ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, आप करो। डायग्राम अगर किसी को क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा कर रहा हूं। तो क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए। हमें क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट P, ठीक है। एक मिनट, पहले इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं फिर। तो पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग लाइन PC विद वेलोसिटी v as shown। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट P? P के अबाउट पूछा है, ध्यान रखना है। कई बार हम बिना सोचे समझे आंसर निकाल देते हैं। वी हैव टू टेल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। चलिए, तो ये मोस्टली अब सबका सही है। तो P पॉइंट के अबाउट जब बात करेंगे तो P पॉइंट से तो पास ही कर रहा है, ठीक है ना। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग लाइन PC, तो अगर लाइन PC के अलोंग ही पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम इसी लाइन के अबाउट है, और वो P पॉइंट से पास ही कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि R परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है वो लाइन किसी पॉइंट से पास कर जाएगी तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें हम दूसरा भी केस दे सकते हैं। मतलब जैसे फिगर बना हुआ है, हो सकता है कि कोई O के अबाउट भी पूछ लेता हमसे। यहां तो हमने किसके अबाउट बता दिया, P के अबाउट बता दिया कि P के अबाउट क्या होगा। अब अगर कोई O के अबाउट पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो O के अबाउट हम अब देखें, ये P के अबाउट आया, तो O के अबाउट क्या बोलोगे, तो O के अबाउट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। तो r परपेंडिकुलर l के बराबर हो जाएगा। दिस इज r परपेंडिकुलर एंड दिस इज p। सो आंसर वुड बी mvl। सो उस केस में आंसर b आ जाएगा। मगर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, d होगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, तो आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो 0 है। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। चलो तो एक बार देख लो। अ सर्कुलर डिस्क X ऑफ रेडियस R इज मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस T। तो एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस R है और उसकी कुछ थिकनेस भी हमको दे रखी है, इस तरह से हम मान लेते हैं। तो रेडियस इसका R है और जो थिकनेस है वो इसकी T है। एंड अनदर डिस्क Y ऑफ रेडियस 4R, और उसकी थिकनेस कितनी है, T/4। तो इसका रेडियस है 4R और थिकनेस है T/4, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix एंड Iy। अब देखो, कुछ नहीं दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट बात करते हैं, जो उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है और सेंटर से जाने वाली एक्सिस है। तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो कॉमन जो एक्सिस मानी जाती है वो ये जो सेंटर से जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दोनों आयरन प्लेट है, आयरन मतलब सेम मटेरियल से बनी हुई है। तो सेम मटेरियल से बनी हुई, तो यहां पे क्या सेम होगा, डेंसिटी सेम होगी। मास सेम नहीं मान सकते, कई बार हम मास को सेम मान लेते हैं, डेंसिटी सेम होगी। अब इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास अगर मैं m1 बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, और इसकी कुछ थिकनेस दे रखी है तो इसको कैसा मानना पड़ेगा, एक सिलेंडर जैसा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू टी। और इसका मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो सेम है, इसका वॉल्यूम तो पाई
इसके रेडियस का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इज 4r का स्क्वायर करना है तो 16r स्क्वायर इंटू थिकनेस, ठीक है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा। तो 4 से 16 कटेगा 4, यानी अगर इसके मास को मैं m बोल दूं तो इसका मास 4m हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी फैक्टर एज इट इज है, 4m हो जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix, तो एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता तो डिस्क जैसा ही है, तो डिस्क जैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। और Iy जब मैं निकालूंगा तो वो इसका मास, मतलब m की जगह मैं m1 बोल सकता हूं यहां पे, और m1 किसके बराबर है mr स्क्वायर बाय 2। Iy निकालूंगा तो आ जाएगा m2, इसका रेडियस कितना है 4r का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब m2 किसके बराबर है 4m, और 4r स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर बाय 2, और mr स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर था, ये बराबर था Ix के बराबर। मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो 16 इंटू 4 इज 64 इंटू mr स्क्वायर बाय 2 विच इज Ix। तो Iy इज इक्वल टू 64 टाइम्स Ix। करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, अ सिमेट्रिक लैमिना ऑफ मास m कंसिस्ट्स ऑफ अ स्क्वायर शेप विद अ सेमी सर्कुलर सेक्शन over each of the edge of a square as shown in figure. The side of the square is 2a. The moment of inertia of the lamina about an axis through its center of mass and perpendicular to plane is 1.6 m. तो सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको मैं कुछ i बोल दूं, तो ये i हमें दे रखा है 1.6 ma स्क्वायर। The moment of inertia of the lamina about tangent ab, ab के अबाउट क्या होगा। अब देखो अगर ये i है तो फिर से हम जो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज देखा था वो यहां पे लगा सकते हैं कि मैं दो एक्सिस ऐसे मान लूं I1 I2, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 I के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेन लैमिना है, दो एक्सिस अगर प्लेन में है और आपस में परपेंडिकुलर है तो तीसरी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 का सम हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, एंड बाय सिमेट्री I1 और I2 भी बराबर हो जाएंगे सिमेट्री से, और किसके बराबर होंगे I बाय 2 के बराबर। तो I बाय 2, तो इसका आधा करेंगे तो यह आ जाएगा 0.8 ma स्क्वायर। अब मुझे AB के अक्रॉस निकालना है। अब देखो ये टोटल स्क्वायर की लेंथ 2a है, तो ये साइड a हो जाएगी, और ये जो सेमी सर्कल टाइप का पोर्शन है इसका रेडियस a हो जाएगा, तो ये भी a हो जाएगा। तो अब I अबाउट AB निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। AB वाली एक्सिस I1 वाली एक्सिस के पैरेलल है और I1 भी सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो IAB इज इक्वल टू I1 प्लस मास टोटल मास इंटू 2a का स्क्वायर, तो 0.8 ma स्क्वायर, ये तो IAB है, प्लस 4 ma स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 4.8 ma स्क्वायर, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज D इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आसान था, कई बार हम फिगर देख के डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो अगर हमें इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था, बस ये हमें जो थ्योरम्स हैं उनका एप्लीकेशन यहां पे करना था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यूज हो गई और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यहां पर यूज हो गई, तो दोनों के यूज का ये एक अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। चलो तो एक बार देख लो। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L. Its angular frequency is doubled and its kinetic energy is half. तो देखो एक पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा, ठीक है। तो पार्टिकल का मास है m, और मान लो कुछ भी वो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी, इससे मूव कर रहा है और रेडियस है उसका r, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा बोल सकते हैं ऐसे केस में हम,
तो ये पॉइंट जो है सेंटर से r दूरी पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब क्या करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। देखो ध्यान रखना है, पार्टिकल सेम रहेगा तो उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, यानी कि हमने ओमेगा डैश को डबल कर दिया, 2 ओमेगा कर दिया। अच्छा, मास तो नहीं बदल सकते। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ओमेगा की टर्म में लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी जो है v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो हाफ एम वी की जगह मैं ओमेगा आर का स्क्वायर रख दूं तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुना हो जानी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आधी कर रहे हैं। अब पार्टिकल तो सेम है तो मास सेम रहेगा, यानी मैंने रेडियस को भी यहां पे बदला होगा। ये थोड़ा और ध्यान देने की बात है, तो इसका भी यूज करना पड़ेगा कि के फाइनल जो है या के डैश बोल दें, इट इज हाफ ऑफ के, इनिशियल के का आधा है। तो फाइनल के क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा डैश का स्क्वायर, ओमेगा की जगह ओमेगा डैश आ जाएगा, और रेडियस भी चेंज हो गया होगा। ये भले दिया नहीं है लेकिन हमें क्वेश्चन से रिलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हाफ से हाफ का फैक्टर कट गया, एम से एम का फैक्टर कट गया। ओमेगा डैश किसके बराबर आया था, ओमेगा डैश जो है वो कितना कर दिया, 2 ओमेगा के बराबर कर दिया। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, एक 1/2 का फैक्टर है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो जो आर डैश है वो आ जाएगा r/2√2। ये नया रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, न्यू एंगुलर मोमेंटम। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो एल डैश वुड बी आई डैश इंटू ओमेगा डैश। आई डैश क्या हो जाएगा, एम आर डैश का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो एम आर डैश इज r/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा, और ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा। तो 2 से 8 का फैक्टर कट जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये क्या था, पुराना एंगुलर मोमेंटम था, l डिवाइडेड बाय 4। सो न्यू एंगुलर मोमेंटम इज l/4। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो। लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है, मैं बता दूं कि के डैश में 4 कैसे आया। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, के डैश जो दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है, के डैश इज हाफ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। तो के डैश में जो हाफ का फैक्टर है वो तो यहां से आया। अब ये 4 कहां से आया, ओमेगा डैश से। के डैश क्या होगा, हाफ एम, तो मास तो सेम रहेगा, ओमेगा की जगह नया ओमेगा आएगा, ओमेगा डैश का स्क्वायर, और ओमेगा डैश किसके बराबर था, 2 ओमेगा के बराबर। तो इसलिए 2 ओमेगा का हमने स्क्वायर किया तो वो 4 ओमेगा स्क्वायर यहां पे आ गया। इस तरह से ये 4 का फैक्टर यहां पर आया। चलो तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो लेट एफ वेक्टर बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टाउ बी द टी बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। देन देखो अब ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसका 0 होगा या कैसा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये 0 होगा, कब 0 होगा, जब मेनली थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर ए डॉट बी 0 है, दिस इंप्लाइज थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो टॉर्क जो है वो क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। टॉर्क इज R क्रॉस F। और क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है जिनका वो क्रॉस होता है।
है। तो अगर r क्रॉस f टॉर्क के बराबर है तो टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड टॉर्क विल ऑल्सो भी परपेंडिकुलर टू f वेक्टर। तो टॉर्क r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और f के भी। तो अगर दोनों से परपेंडिकुलर है तो दोनों से डॉट प्रोडक्ट उसका क्या आएगा, जीरो। तो टॉर्क डॉट r भी जीरो होगा और टॉर्क डॉट f भी जीरो होगा। ये दोनों ही चीजें जीरो हो जाएंगी, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। ठीक है, तो सिंपल ये वेक्टर की जो बेसिक नॉलेज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। ठीक है, जिनका वो क्रॉस है उन दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर होता है या उनके प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। तो टॉर्क r वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा, f वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए दोनों के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। चलो ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। चलो तो देख लेते हैं इसको भी। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज हिट बाय अ q। q क्या होता है, एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है। एट ए हाइट h above the center, for what value of h the sphere will roll without sliding। तो रोल करना है इसको विदाउट स्लाइडिंग। तो रोल करने की क्या कंडीशन है, किसके पास जो स्पीड आ जाए और जो एंगुलर स्पीड आ जाए वो क्या हो जाए, उनमें ये रिलेशन आ जाए v इज इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक तो जो इंपल्स है, लीनियर इंपल्स भी बोल सकते हैं, मतलब हमने झटके से मारा उसको, तो लीनियर इंपल्स जो आएगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो लीनियर इंपल्स क्या हो गया, मान लो यहाँ पे हमने जो इंपल्स दिया, मतलब फोर्स कुछ f लगाया डेल्टा t टाइम के लिए अचानक से, तो f डेल्टा t ये लीनियर इंपल्स हो गया और ये किसके बराबर हो गया, m इंटू वी के बराबर। फिर दूसरा जो हमने इसको कुछ हाइट पे मारा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जब फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं है, बॉडी चल भी सकती है घूम भी सकती है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम इक्वेशन यूज करते हैं। तो एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन हम कहां लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, फोर्स अगर हमने F लगाया यहां पर, सेंटर से कितनी हाइट पर लगाया, h हाइट पर, तो F h ये क्या हो जाएगा, टॉर्क, एंड टॉर्क इनटू डेल्टा t, दिस इज द एंगुलर इंपल्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई ओमेगा। कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का आई क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो ये दो इक्वेशन आ गई, इनको डिवाइड कर दें हम, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो f डेल्टा t कट जाएगा, तो h आ जाएगा इधर से, और यहां से क्या होगा, मतलब ऊपर आएगा 2/5 m ओमेगा r स्क्वायर, और नीचे आएगा m v को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा r के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि v ओमेगा r के बराबर है। तो m से m कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, r से r कट गया, तो h इज इक्वल टू 2/5r। ये आ जाएगी कि इतनी हाइट पे हमें हिट करना पड़ेगा। तो ये स्फीयर हिट करने के बाद क्या करने लगेगा, प्योर रोलिंग करने लगेगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक बार बता देता हूं दोबारा, लीनियर इंपल्स को यूज किया कि भाई हमने झटका दिया, तो झटके से एक तो लीनियर इंपल्स मिलेगा और वो क्या करेगा, इसका लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा। तो लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो f डेल्टा t इज इक्वल टू mv हो गया। फिर अगर ये फोर्स हमने सेंटर के अलोंग लगाया होता तो कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कुछ हाइट पे लगाया तो ये फोर्स सेंटर के अबाउट एक टॉर्क भी जनरेट करेगा, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। और क्योंकि झटके से जब ऐसे फोर्सेस लगाते हैं तो हम फोर्स का नहीं इंपल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उससे एंगुलर इंपल्स आ गया विच इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एफ एच डेल्टा टी एंगुलर इंपल्स आ गया, तो ये 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, और इससे आंसर आ जाएगा। और सॉलिड स्फीयर दिया है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है। ठीक है, अगर और कुछ फिगर होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लेते हैं हम। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये तो आसान सा है। चलो तो इसको भी एक बार देख लो। A solid sphere is rotating in free space if the radius of the sphere is increased keeping the same mass। तो देखो एक सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है फ्री स्पेस में।
अब क्या कह रहे हैं कि मास उसका सेम है लेकिन रेडियस बढ़ रहा है किसी कारण से। तो देखो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसमें दे भी नहीं रखा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, तो अगर वो रेडियस बढ़ रहा है तो आई चेंज हो जाएगा। आई चेंज होगा, क्यों चेंज होगा? कि मास तो सेम है लेकिन रेडियस बढ़ने के कारण वो मास एक्सिस से ज्यादा दूरी पर चला जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आई चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा। अब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। बाकी आई बढ़ेगा, ठीक है। और अगर बाकी चीजों की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मैं इधर ही लिख दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होती है? L स्क्वायर बाय 2I। ठीक है, तो L तो फिक्स रहेगा, I क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो इस तरह से हम सबके बारे में बता सकते हैं कि ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटेगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसको करो। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या देखा है क्वेश्चन में? वन सॉलिड स्फीयर ए एंड अनदर हॉलो स्फीयर बी आर ऑफ सेम मास एंड सेम आउटर रेडियाई। Their moment of inertia about their diameters are respectively IA and IB, such that where DA, DB are their densities। ठीक है, तो क्या दे रखा है? सॉलिड स्फीयर है ए भी और एक हॉलो स्फीयर है बी, सेम मास एंड सेम आउटर रेडियाई के हैं। अब डेंसिटी का तो कोई रोल ही नहीं, अगर हमें मास पता है और आउटर रेडियाई पता है। तो IA सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर का 2/3 mr²। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि सेम मास और सेम रेडियाई है, तो फिर डेंसिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। अब 2/5 कितना होता है? 0.4 होता है, और 2/3 कितना होता है? 0.67 होता है। कौन सा बड़ा है? 0.67 इज ग्रेटर, यानी IB ग्रेटर देन IA। करेक्ट ऑप्शन वुड बी C। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान दें और कोशिश करें कि हम जल्दबाजी में गलतियां ना करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, समझें और फिर अकॉर्डिंगली हम आंसर दें। चलो ये बताओ, ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। चलो देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। अब देखो सेमी सर्कुलर डिस्क है, कई बार हम सेमी सर्कुलर डिस्क में घबरा जाते हैं कि भाई सेमी सर्कुलर दे दी, इसका मास m है, रेडियस r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी सिमेट्रिक ऑप्शन, सिमेट्रिक फिगर का आधा पार्ट दे दिया, 1/4 पार्ट दे दिया, तो हमको क्या करना है? हमको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर ले हम, मतलब हम डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। मान लो हमने आधी डिस्क और मान ली, हमने आधी डिस्क और मान ली, तो आधी डिस्क और मान ली तो इसका भी मास सिमेट्री से m और रेडियस r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम मानेंगे, मतलब सेम डेंसिटी की हमने आधी डिस्क और मान ली। अब इस पूरी डिस्क का हम बता सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, कि पूरी डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? टोटल मास 2m हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, एक डिस्क का क्या होता है? mr²/2, तो टोटल डिस्क का मास कितना हो गया? 2m, क्योंकि आधी डिस्क का m था, तो 2mr²/2 ये पूरी डिस्क का हो गया। अच्छा, सिमेट्री से हम ये बोल सकते हैं कि जितना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाली डिस्क का है उतना ही नीचे वाली डिस्क का भी होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वैसा ही नीचे वाले पार्ट का होगा।
तो हमें तो सिर्फ आधे पार्ट का चाहिए था ना, ऊपर वाले पार्ट का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट का वही होगा जो नीचे वाले पार्ट का है। तो हम इसका टोटल का हाफ कर दें तो हमें किसका मिल जाएगा, सिर्फ आधे हिस्से का। समझ आया? पहले मैंने क्या किया, पूरी डिस्क बना ली क्योंकि मैं पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता था। लेकिन आधी डिस्क का मास m है तो पूरी डिस्क का मास कितना हो गया, 2m। और पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो प्लेन से परपेंडिकुलर, उसके लिए क्या हो गया, 2m r²/2। एंड बाय सिमेट्री जितना ऊपर वाली डिस्क का होगा उतना ही नीचे वाले आधी डिस्क का होगा, मतलब आधी आधी डिस्क का बराबर बराबर होगा। तो हमें तो सिर्फ आधी डिस्क का चाहिए तो हमने आधा कर दिया। तो आधा कर देंगे तो ये 2 से 2 का फैक्टर कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा mr²/2। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, ठीक है। तो इस तरह से, और इनफैक्ट ध्यान रखना है कि आधी नहीं होती, कोई छोटा सा पार्ट होता है डिस्क का तो भी सेम आंसर आ जाता, बस उसका मास m होना चाहिए। अगर ऐसा भी दे देते कभी कि ये एक सेक्टर है डिस्क का, ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो प्लेन से परपेंडिकुलर है वो क्या आएगा, mr² ही आएगा। तो इसको अलग से याद भी रखा जा सकता है कि ऐसा ही होगा। क्यों? इसमें हम ऐसे n पार्ट्स मान सकते हैं कि मान लो ये डिस्क ऐसे n पार्ट्स में मिलकर पूरी डिस्क बना लेगी। तो यहां पर I में टोटल मास क्या हो जाएगा, n × m r²। और बाय सिमेट्री हर एक पार्ट का बराबर होगा तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, mr²/2 जो आधी डिस्क का होता है। तो पूरी डिस्क का जो होता है वही एक स्मॉल सेक्टर का भी आ जाएगा। रिंग के केस में रिंग का कोई छोटा सा पार्ट होगा तो उसका mr² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो ये क्वेश्चन करो, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसको भी एक बार देख लो, गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फोर्स दे रखा है -F_k एक्ट्स ऑन O। तो फोर्स कहां लग रहा है, ओरिजिन पे। मैं इसका थोड़ा बड़ा फिगर बना दूं समझाने के लिए। ये y एक्सिस है, इसको x एक्सिस बनाया हुआ है और ये z एक्सिस ऐसे बना रखी है फिगर में, ठीक है। तो फोर्स जो है -F_k। तो वैसे बनाने की जरूरत है, हम वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म से डायरेक्टली कर सकते हैं। फोर्स इज -F_k। वैसे अगर बनाओगे तो ये फोर्स नेगेटिव z, मतलब ऐसे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड f, डायरेक्शन नेगेटिव z में। फोर्स कहां लग रहा है, ओरिजिन पे। ध्यान रखना है हमें ओरिजिन के बाद टॉर्क नहीं निकालना, टॉर्क निकालना है पॉइंट 1, यानी कि xy प्लेन में एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है -1, मतलब ऐसा कुछ होगा, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -1, ऐसा ये एक पॉइंट है 1, अब ध्यान रखना है इसमें मिस्टेक क्या करते हैं हम, r वेक्टर लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। r वेक्टर हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। r वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर with respect to point about which we have to find the torque। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम बिना सोचे समझे ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो कई बार इसी चीज का एग्जामिनर यूज करता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आर वेक्टर क्या है, P पॉइंट से O पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल माइनस करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो 0 - 1 i कैप आ जाएगा, और y वाला देखेंगे तो 0 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 j कैप आ जाएगा। तो r वेक्टर वुड बी -i कैप प्लस j कैप, ठीक है। अब हमें टॉर्क निकालना है r क्रॉस f। तो इसको एक डिटर्मिनेंट बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि k क्रॉस i, इसका देखो ये वो होता है रूल, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार समझा दूं यहाँ पे कि i, j और k ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको अगर हम इस सीक्वेंस में लिखें तो ऐसे, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे i क्रॉस j क्या देता है, k, j क्रॉस k क्या देता है, i, और k क्रॉस i क्या देता है, j। और अगर ऑपोजिट ऑर्डर में जाएंगे तो माइनस मिलता है, i क्रॉस k क्या देगा, -j, ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो -f और -i, तो k क्रॉस i, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। कैसा माइनस माइनस, कौन सा, ये वाला।
ये माइनस एफ और माइनस ये प्लस हो गया। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या दे देगा, जे। तो क्या आया, एफ इंटू जे कैप। फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एफ के कैप प्लस जे कैप। तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या देगा, माइनस आई देगा। ठीक है, के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हैं तो क्या देगा, माइनस आई। एक माइनस यहां से था तो वो भी प्लस साइन आ जाएगा, तो प्लस एफ आई कैप। सो आंसर वुड बी एफ इंटू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम आर वेक्टर को लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, आर वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट से, जिसके अबाउट टॉर्क हमें फाइंड करना है। चलो, एक ये क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में, नीट हो जेई हो, 2-3 बार पूछा जा चुका है। 2-3 बार नीट में आ चुका है यही क्वेश्चन या इसी तरह का क्वेश्चन। ऐसे ही जेई में पूछा जा चुका है ये 2-3 बार। ये भी एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से करें और समझें कैसे करना है। अच्छा, इसमें ए और डी ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो एक काम करें, मैं डी ऑप्शन को बदल देता हूं। डी ऑप्शन में कैपिटल एम कर लीजिए। डी ऑप्शन इज कैपिटल एम, ओमेगा इंटू कैपिटल एम अपॉन एम प्लस 2। चलो, तो एक बार देख लेते हैं। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। तो एक क्या करें, थिन सर्कुलर रिंग है, इसका मास है एम और रेडियस है आर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसकी एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस हो गई, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of the diameter of the ring. तो इस रिंग के डायामीटर्स पे दो ऑब्जेक्ट जिनका मास कितना है m, ये हमने अटैच कर दिए। The ring now rotates with an angular velocity omega dash. अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हो गई। अब देखो, जेंटली अटैच कर दिया मतलब कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं है, तो हम एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व। तो आई फाइनल ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, मतलब एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। इसके लिए हम ये कर दिया। अब आई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा, एम आर स्क्वायर, और जो पॉइंट मासेस हैं वो भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों पॉइंट मासेस का तो 2mr स्क्वायर, ये टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। रिंग का तो वही रहेगा, कितना, mr स्क्वायर, उसका मास और उसके सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। दो पार्टिकल हैं वो भी सेंटर से r डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों का, एक का mr स्क्वायर दूसरे का भी mr स्क्वायर, तो टोटल 2mr स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई इनिशियल। अब इनिशियली तो पार्टिकल्स तो थे नहीं, सिर्फ रिंग थी, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा उसकी ओमेगा दे रखी है। अब आर स्क्वायर का फैक्टर कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से और कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ओमेगा फाइनल वुड बी एम ओमेगा अपॉन स्मॉल एम प्लस 2 टाइम्स कैपिटल एम। दिस वुड बी दी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। ठीक है, तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करके इसको सॉल्व कर किया है। चलो, ये क्वेश्चन देखो और बताओ क्या आंसर आएगा। चलो, तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। तो 4 पॉइंट मासेस ईच ऑफ वैल्यू m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD, और चारों के कॉर्नर पे पॉइंट मास रखा हुआ है और हर एक पॉइंट मास की वैल्यू है m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू A एंड पैरेलल टू BD। तो BD वाली एक्सिस क्या होगी, B और D को जोड़ने वाली एक्सिस। तो एक एक्सिस जो A से जा रही है और BD के पैरेलल, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसके अबाउट I, इसको ICM भी बोल देते हैं क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है।
तो जो ICM है मतलब BD वाली एक्सिस, बेसिकली इसको हम ICM बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें B और D वाले मासेस तो यहीं पे लाई कर गए इसी के ऊपर, तो इन दोनों का तो 0 हो गया। और बाकी ये जो दो मासेस हैं, A वाला मास जो है और ये जो C वाला मास है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/√2, ठीक है, या L डिस्टेंस दे रखी है तो L के टर्म्स में लिख देंगे L/√2, ठीक है ना। वही जैसे ये L है, ये लेंथ भी L है, तो ये टोटल जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, L√L² प्लस √L², √2L, ये उसका भी आधा L/√2। तो ICM BD वाली एक्सिस के, मतलब इसको IBD भी बोलते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन हो, तो BD वाली एक्सिस के अबाउट जो हम ICM निकाल रहे हैं, तो दो मासेस का तो 0 हो गया जो B और D पे लाई कर रहे हैं, दो का क्या आ जाएगा, M × L/√2 का स्क्वायर, ये एक का आया और दूसरे का भी इतना ही आ जाएगा, तो ये ml² के बराबर हो गया। अब मुझे I चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, जो अननोन एक्सिस थी इसके अबाउट मुझे I चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या लगा सकता हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM प्लस MD²। अच्छा इसमें ध्यान रखना है लेकिन M जो है वो टोटल मास ऑफ सिस्टम होता है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 4m, 4 पार्टिकल हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों जो एक्सिस हैं BD और A से जाने वाली एक्सिस जो इसके पैरेलल, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर L/√2, तो हमें वो लेना है, तो ICM प्लस MD², तो ये आ जाएगा। तो ICM किसके बराबर आया था, ml² प्लस 4m L/√2 का स्क्वायर इज L²/2, 2 से 4 कटेगा बचेगा 2, तो ml² प्लस 2ml² इज 3ml², सो ये आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी वाला करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने देखा था, राउंड यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ रेडियस r एंड मास m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। तो बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है नीचे की तरफ विदाउट स्लिपिंग, इसका मास m है, रेडियस r, और ये एंगल है थीटा। तो एसिलरेशन क्या होगा, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो इसका एसिलरेशन डायरेक्टली हमको याद ही रखना है और यूज कर सकते हैं, तो g sin θ/1 + I/mr², तो ऐसे भी याद रखा जाता है या इसको ऐसे भी याद रखा जाता है, वैसे तो आंसर यही है बी वाला, IG, और एक इस फॉर्म में भी याद रखा जाता है g sin θ/1 + k² r², जहां पे k क्या होता है, k होता है रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें यही देखना है कि पहले आसान क्वेश्चंस हमसे कोई मिस ना हो किसी भी एग्जाम में और उनको हम जल्दी से कर लें। टफ क्वेश्चंस में कई में टाइम ज्यादा लग सकता है, तो हमें मतलब ये देखना है कि मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज करें। कई क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, हम अगर देखें तो एक मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगते उनको सॉल्व करने में, लेकिन उनको ढूंढना, सेलेक्ट कर पाना और एग्जाम की टेंशन में उसमें भी हम गलती कर देते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसका हमें ध्यान रखना है। रोटेशन के लगभग देखें तो मतलब जेई में अगर देखें तो अब क्योंकि क्वेश्चन कम हो गए हैं तो एक क्वेश्चन ही मान सकते हैं डायरेक्ट आने का, बाकी किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स हो सकता है। नीट में जनरली 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं रोटेशन के। चलो तो देखो इसमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स। अब देखो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है जो 2 पार्टिकल को जोड़ने वाले सेंटर्स के अलोंग लगता है, उसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, force acting along the line joining the centers of 2 particles। तो अब ये फोर्स सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है, यानी कि एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स दूसरे के सेंटर से पास ही कर जाएगा, और अगर फोर्स सेंटर से पास कर जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0,
और टॉर्क 0 हो जाएगा, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट वुड बी डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, बताओ क्या आंसर इसका आएगा। चलो तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना ABCD हुज सेंटर इज O, तो क्या रिलेशन ट्रू होगा। देखो एक चीज जो ध्यान रखनी है कि स्क्वायर लेमिना मतलब स्क्वायर प्लेट है अगर, तो इसके सेंटर से जाने वाली सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है, चाहे वो ऐसी एक्सिस हो, चाहे वो डायगोनल वाली हो, ठीक है, डायगोनल वाली है, चाहे वो डायगोनल वाली ना हो, कोई भी जनरल एक्सिस जो भी सेंटर से जाती है, इन सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आता है स्क्वायर प्लेट के लिए। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। वैसे ही जैसे डिस्क या रिंग में होगा, डिस्क में जितनी भी एक्सिस सेंटर से जाएंगी चाहे कैसी भी हो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम। रिंग में भी सेम आएगा। ऐसे स्क्वायर प्लेट में भी सेंटर से जाने वाली, इसमें जो प्लेन में लाई कर रही है, ध्यान रखना है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली में तो ज्यादा आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सम आ जाएगा 2 का, लेकिन प्लेन में जितनी भी लाई कर रही है सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है। तो अब IAC और I जो क्या है EF, ठीक है, ये किस में लाई कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है, भले वो डायगोनल वाली है चाहे वो कैसी भी है। तो जो भी एक्सिस प्लेन में लाई करती हैं सबके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, सेम। तो हम डायरेक्टली इससे आंसर बता सकते हैं कि डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्यों सेम आता है उसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं कि अगर भाई I1 है और हमने एक एक्सिस ऐसी मान ली, इसको मैं I4 बोलूं और ये सेंटर वाली के अबाउट I बोल दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि I1 प्लस I4 I के बराबर होगा। ऐसे ये I2 के साथ एक और डायगोनल मैंने ऐसी डायगोनल मान ली I5, तो ये भी स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर होती है, तो I2 प्लस I5 भी I के बराबर होगा। एंड बाय सिमेट्री I1 और I4 I/2 हो जाएंगे, I2 और I5 भी I/2 हो जाएंगे। ऐसे किन्हीं भी एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे तो वो सेम आ जाएगा। इसको एज ए रिजल्ट भी हम याद रखें तो अच्छी बात है। चलो एक ये क्वेश्चन करो, इसमें I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, वो यहाँ पे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट हमें दे रखा है, इस पूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, उसकी टर्म में आंसर देना है। तो चलिए एक बार देख लीजिए क्या करना है, समझिए। तो क्या पूछा है, रेशो F1/F2 सो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0। तो फ्रिक्शन न लगे। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब नीचे वाले पॉइंट पे रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी, स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी होगी। तो 2 फोर्स लग रहे हैं, तो इन 2 फोर्स से एक तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो फोर्स की क्या इक्वेशन होती है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू MA के बराबर हो जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर ये दोनों फोर्स मिलके एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे अल्फा, वो मान लिया हमने क्लॉकवाइज में है। अब टॉर्क की इक्वेशन किसके अबाउट यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM इनटू अल्फा। अब इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि F1 जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से 2r, उसका टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा। F2 ऑपोजिट में घुमाने की कोशिश करेगा, उसका टॉर्क नेगेटिव लेंगे, उसकी डिस्टेंस आएगी r। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, F1 इंटू 2r माइनस F2 इंटू r। ये नेट टॉर्क हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I डायरेक्टली I दे रखा है, उसी का हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या पता है कि अगर ये नीचे वाले पॉइंट पे कोई स्लाइडिंग हो रही होगी तो फ्रिक्शन लग जाएगा, लेकिन स्लाइडिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब नीचे वाले पॉइंट पे रोटेशन के कारण कितना एक्सेलरेशन आएगा, अल्फा इंटू 2r आएगा। ध्यान रखना r नहीं लिखना, क्योंकि जो नीचे वाला पॉइंट है सेंटर के रिस्पेक्ट में कितने रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा होगा, 2r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो अल्फा इंटू 2r। और सेंटर के चलने के कारण इसका a एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा। तो नो स्लाइडिंग के लिए, फॉर नो स्लाइडिंग a इज इक्वल टू 2 अल्फा r के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू a/2r हो गया हमारे पास। तो ये अब हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहां से मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं अल्फा को
a/2r। तो और r को मैं यहां से नीचे भी ले जा रहा हूं f1 f2 वाली टर्म से, तो यह आएगा 2f1 माइनस f2 इज इक्वल टू i, अल्फा की जगह मैंने रख दिया a/2r और एक r लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गया, ये 2r² आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, रेशो f1/f2 निकालना था। तो एक काम कर सकते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 अपॉन 2f1 माइनस f2। तो a कैंसिल हो जाएगा, तो m 2r² ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा i। अब इसमें से हमें f1 f2 निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। f1 वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे, f2 वाली एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, या हम इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है, हम नीचे वाली टर्म को ऊपर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो बेटर होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में भी f1 कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इसका सॉल्यूशन भी है, तरीका समझ आ गया वो इंपॉर्टेंट है। आगे सॉल्यूशन में मैं और थोड़ा इसको इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ जगह कम है। ठीक है, तो ये इसका हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ये a इज इक्वल टू अल्फा आर कर दिया, इन्हीं को उन्होंने सॉल्व किया। तो सॉल्विंग के लिए इक्वेशन आई थी उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया था, f1 प्लस f2 अपॉन 2f1 माइनस f2 इज इक्वल टू m2mr² बाय i। तो 2mr² बाय i ये आया था। तो क्या आ जाएगा यहां से, i इंटू f1 प्लस i इंटू f2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2f1 वाली टर्म को, तो आ जाएगा 4mr² इंटू f1 माइनस 2mr² इंटू f2। अब f1 वाली टर्म एक तरफ रहने दो, तो f1 इंटू i माइनस 4mr² आ जाएगा। f2 वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाएं, तो यह आ जाएगा माइनस f2, कॉमन ले लें इसमें से, तो यह आ जाएगा i प्लस 2mr²। इस माइनस को यहां पे एडजस्ट करेंगे f1 वाली टर्म में, तो f1 इंटू 4mr² माइनस i आ जाएगा इज इक्वल टू f2 इंटू i प्लस 2mr²। तो यहां से हम f1 बाय f2 की वैल्यू देख सकते हैं, ये आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो दिस वे वी कैन, ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, डी ही था क्या, हाँ, तो डी ऑप्शन था i प्लस 2mr² बाय, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम रोटेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरह के। तो इसको अच्छे से और आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कीजिए। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पर एंड करते हैं।